अस्सलाम वालेकुम क्लास बी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारा बायो का जो चैप्टर था ना, आरएनए डीएनए, उसका रिमेनिंग चैप्टर है। क्योंकि ये लेंथी चैप्टर था इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 आवर का एक लेक्चर हो गया था और 1 आवर का ये एक दूसरा लेक्चर हो जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं, टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि स्टार्ट ले लें। RNA as a hereditary information. Although RNA doesn't serve as a hereditary information, most cell में ये just as a hereditary information नहीं रोल प्ले करता। RNA does hold this function for many viruses. वायरसेस के लिए भी करता है, ठीक है, मतलब जिनमें DNA नहीं होता। RNA clearly does have the additional capacity. इसी वजह से हम अगर देखें तो इसमें additional capacity ये पाई जाती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। RNA जो है वो टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है विद इन अ सेल, और इसी वजह से सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी होती है वायरस में। राइनो वायरसेस होते हैं जिसमें कॉमन कोल्ड की वजह बनते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इबोला वायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस होते हैं। रोटा वायरसेस विच कॉज सेवियर गैस्ट्रो एंटराइटिस बच्चों में होता है, ठीक है। एंड अदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस की। बिकॉज डबल स्ट्रैंडेड RNA इज अनकॉमन इन यूकैरियोटिक सेल, ये अनकॉमन होते हैं तो इसी वजह से इनकी प्रेजेंस जो है वो सर्व होती है एज एन इंडिकेटर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। क्लियर, आगे आते हैं जी। जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड है सेट ऑफ रूल्स का हमारे पास, जो कि लिविंग सेल्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं फॉर टू ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनकोडेड होती है जो इन्फॉर्मेशन विद इन जेनेटिक मटेरियल, चाहे DNA हुआ, mRNA, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स, ठीक है, या कोडॉन्स जिसको हम कहते हैं, इनटू प्रोटीन में। सही। टारगेट जीन्स कैन be identified by searching online database for long stretches of DNA that could potentially code for protein. अब ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ओपन रीडिंग फ्रेम्स ORF will be preceded by the start codon and uninterrupted by stop codon, ठीक है। सीक्वेंस जो है कहाँ पे है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ORF भी है, जिसको नॉर्मली कहा जाता है ORF, ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम्स। स्टार्ट कोडॉन से लेके अनइंटरप्टेड, मतलब इंटरप्ट ना हो स्टॉप कोडॉन की वजह से। सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी, ओपन रीडिंग फ्रेम्स विल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 कोडॉन या 300 हमारे पास उसमें आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्चेस कैन बी रीफाइंड बाय लुकिंग एट रीजन्स डाउनस्ट्रीम ऑफ नोन प्रोमोटर सीक्वेंसेस, या अपस्ट्रीम अगर हम देखें जहाँ पे टर्मिनेशन साइट्स हैं। While open reading ORF may predict potential coding region, हमें बताते हैं they don't automatically guarantee the presence of a gene, कि जीन की गारंटी ये हमें नहीं बताता, बल्कि just predict करता है potential coding regions को। Some long or uninterrupted sequences of मतलब DNA may not actually be translated. Other short sequences may code protein. Any particular stretch of DNA will have 6 reading frames होती हैं that could potentially code for functional protein, ठीक है, कि प्रोटीन अपना काम करे। mRNA जो है वो ट्रांसलेट होता है इन कोडॉन्स, ठीक है, ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस, मीनिंग देयर आर 3 potential reading frames for a given DNA sequence. DNA is double stranded and either strand could include a gene भी आ सकता है इसमें, मीनिंग देयर इज a 6 reading frames total, 2 into 3. To identify open reading frame, locate a sequence corresponding to start codon in order to determine the reading frame, ठीक है। Sense strand जो आ जाता है, read this sequence in base triplets until a stop codon is reached. The longer the sequence, the more significant the likelihood that the sequence corresponds to an open reading. अब जितनी sequence उसकी longer होगी, वो इसी चीज़ को इसी बात की अक्रेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, ओपन एंड फ्रेम की, उससे करस्पॉन्ड करेगा। सर्टेन जो हमारे पास बायो इंफॉर्मेटिक प्रोग्राम्स हैं कैन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ORF को when provided with a candidate sequence. Gene sequences are largely conserved, so if an ORF and open reading frame sequence is present,
in multiple genomes it is likely represent as a gene। सारा और रिलेटेड टू बायो है, इसको इतने डीप में करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ओपन रीडिंग फ्रेम। द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कंट्रोल्ड बाय अदर एडिशनल सीक्वेंसेस जो कि रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को। जीन एक्सप्रेशन किससे कंट्रोल होता है? बाकी जो सीक्वेंसेस हमारे पास आ जाती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को, ठीक है। जीन उससे कंट्रोल होता है। अ कोर प्रोमोटर सीक्वेंस फंक्शंस एज एन इनिशिएशन और एज एन हम कह सकते हैं इनिशिएटर साइट, जहाँ पे असेंबल होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। कंट्रोल थर्ड हमारे पास है, कंट्रोल एलिमेंट्स में सर्व टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ईदर इंक्रीजिंग, कंट्रोल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के रेट को, या तो उसको इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। व्हेन अ टारगेट जीन इज सेलेक्टेड, जिसकी सिलेक्शन हो जाती है, इट इज लिंक टू दीज अदर सीक्वेंसेस, फिर वो बाकी सीक्वेंसेस के साथ एक लिंक बना देता है टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेशन, और इस तरह से जीन एक्सप्रेशन शो होती है। इंक्लूडिंग अ प्रोमोटर सीक्वेंस एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट will ensure the autonomous expression of the targeted gene. Obviously, control elements may be included within the construct to allow scientists to determine the rate of timing of expression. The rate and timing of expression. Scientists इस बात के बारे में बताते हैं। Start and stop codon. अब ये क्या मामला है? The codon is called start codon, ठीक है, जो कि फर्स्ट हमारे पास codon आ जाता है transcribed mRNA that undergoes translation के प्रोसेस से वो गुजरता है। स्टार्ट कोडॉन जो है एंड इट कोड यानी अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में FMET। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? tRNA रिकॉग्नाइज करते हैं स्टार्ट कोडॉन को विद द हेल्प ऑफ इनिशिएटर फैक्टर्स जो उनके पास होते हैं उनके थ्रू, एंड स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA करते हैं। सम अल्टरनेटिव स्टार्ट कोडॉन जो हैं वो हमने मतलब पाए जाते हैं, देखे गए हैं बोथ यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी, और जो अल्टरनेट कोडॉन है यूजुअली कोड फॉर अमाइनो एसिड या बाकी जो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो स्टार्ट लेते हैं यानी एक्ट करते हैं एज अ स्टार्ट कोडॉन, तो वो फिर क्या करते हैं? कोड करता है MET को ड्यू टू द यूज ऑफ सेपरेट इनिशिएटर, tRNA उसने यूज़ किया, इसी वजह से वो सेपरेटली उसको कोड कर देते हैं MET को। स्टार्ट कोडॉन्स आर रेयरली फाउंड इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में बहुत कम पाए जाते हैं, यह देखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल MET कोडॉन, mammalian cells कैन ऑल्सो स्टार्ट ट्रांसलेशन विद अमाइनो एसिड, ठीक है, या हेल्प किसकी हेल्प से? tRNA डिकोडिंग की हेल्प से। और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं AUA एंड AUU इन ह्यूमंस, या GUG एंड UUG इन प्रोकैरियोट्स, या एज एन अल्टरनेट स्टार्ट कोडॉन्स। प्रोकैरियोट में E. coli इज फाउंड टू यूज़ 83% जो है ये AUG को ऑफ को यूज़ करते हैं, और GUG को 14%, UUG को 3% एज अ स्टार्ट कोडॉन। सो द LACA and LACL coding regions in E. coli, LACA don't have AUG start codon and instead use UUG and GUG as initiator codons respectively, ठीक है। वो parent don't have AUG, उनमें मतलब AUG start codon के लिए नहीं होता, तो उसकी बजाय वो क्या यूज़ करते हैं? UUG या GUG as initiator respectively। आगे आते हैं जी, म्यूटेशन ऑफ DNA एंड RNA क्या है? आर अल्टरनेटिव्स या अल्टरेशन नॉट अल्टरनेटिव सॉरी अल्टरेशंस टू DNA सीक्वेंस, मतलब चेंज कर देते उसकी DNA के सीक्वेंस को। इफ़ वन थिंक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन DNA एज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, तो उसकी वजह से एरर आ जाते हैं म्यूटेशन की वजह से इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। फास्ट की स्पेलिंग में एरर आ जाना उसको कहते हैं म्यूटेशन, अगर हम सेंटेंस के लिहाज से समझें इस बात को।
दैट मेक अप दो सेंटेंसेस, ठीक है। समटाइम्स म्यूटेशंस आर इनकंसिक्वेंशियल होते हैं, लाइक मिसस्पेल्ड वर्ड हुए, ठीक है, यानी क्लियर ना होना है अल्फाज की मायने। एट अदर टाइम्स, एक टाइम पे ऐसा होता है और दूसरे टाइम पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर यानी रीमैपिकेशंस होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स या अनवेलकम सीक्वेंस होता है, कंसीक्वेंस होते हैं। एक चीज़ की या एक काम के कंसिक्वेंसेज जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, अनवेलकम होती हैं, ठीक है, किसी भी एक्शन के, किसी भी इवेंट के। लाइक ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज कम्प्लीटली चेंज, एक बात है, एक जुमला, उसका मायने टोटली बदल जाना, ठीक है, इसको कहते हैं म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन में क्या आ जाता है कि परमानेंट चेंजेस होती है डीएनए के सीक्वेंस में ऑफ द म्यूटेशन रेंज इन देयर सेवेरिटी। सम डैमेज द वॉल ऑफ अ सेल कुड द वे अ सेल, या तो जिस तरीके से सेल होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या होल ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को ही डैमेज कर देते हैं, और इवन कॉज लेथैलिटी व्हाइल अदर्स हैव नो इफेक्ट, और बाकियों का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता। म्यूटेशन ऑल्सो रेंज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए अल्टर्ड, ठीक है, ये मतलब इस पर भी इसकी जो रेंज है वो उस पर भी डिपेंड कर रही थी कि कितनी डीएनए में चेंजेस आएगी उसकी सीक्वेंस में। दे कैन इन्वॉल्व फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड अप टू अ लार्ज सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेके लार्ज सेगमेंट हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के आते हैं उस तक इसके मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना उसमें चेंज आया है। डीएनए म्यूटेशन कैन बी इस फॉर्म में होते हैं, क्लास 1 मिनट, बिफोर ये है, आफ्टर ये है, ठीक है। इनकमिंग यूवी फोटोन, ठीक है, चेंजेस इस सीक्वेंस में आती हैं। इनकमिंग हमारे पास ये है, चूँकि लाइट अभी गई है क्लास, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, बट वी विल मैनेज इंशाल्लाह। इनहेरिटेड में पेरेंट्स दैट हैव म्यूटेशंस कैन पास देम टू देयर ऑफस्प्रिंग, जाहिर बात इनहेरिटेड एक चीज़ है तो वो बच्चों में भी फिर वो चली जाती है। जर्म लाइन म्यूटेशंस क्या होती है कि आर प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, एग हुआ या स्पर्म हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जो यूज़ होते हैं, ठीक है। न्यू म्यूटेशन किसको कहते हैं, अगर बाई चांस या तो एक में हो जाते हैं या फ्यू एग और स्पर्म में हो जाते हैं, और जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ अ पेरेंट, ज़रूरी नहीं कि हर एक पेरेंट सेल में मौजूद हो। These explain situations where a child has a genetic disorder that is unseen in the family history. फैमिली हिस्ट्री में जब देखा जाता है तो उसका पता नहीं चलता या अनसीन होता है, और यही उस बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। एक्वायर्ड क्या है, एनवायरमेंटल एजेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जो कि चेंज कर देते हैं डीएनए को। अल्टर मीन्स टू चेंज समथिंग। एग्जाम्पल हमारे पास वही कॉमन म्यूटेशन की आ जाती है, यूवी वेवलेंथ, जैसे कि सनलाइट में एसोसिएटेड विद स्किन कैंसर, ठीक है, सी इमेज स्किन कैंसर के साथ जैसे होता है, सनलाइट का एसोसिएट कर देते हैं हम लोग के स्किन कैंसर होता है। एक्वायर्ड म्यूटेशन क्या होती है, टिपिकली नॉट पास टू ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों की तरफ में नहीं जाती ये इस किस्म की जो प्रॉब्लम होती है, बट कैन बी इफ दे अल्टर डीएनए सीक्वेंस इन एग और स्पर्म। लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जा सकती है, अगर एक ही वो रीज़न है, अगर ये डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करे एग या स्पर्म में, तब। आरएनए म्यूटेशन क्या है, जीनोम्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि बेस करती है डीएनए पे। सम वायरसेस जो होते हैं सच एज दोज दैट कॉज फ्लू या HIV हुआ, तो हाउएवर आरएनए बेस्ड जीनोम इंस्टेड। जनरल में अगर हम देखें वायरल डीएनए जीनोम्स जो है वो आर मच मोर म्यूटेशन प्रोन, उनमें ज़्यादा होता है देन दोज बेस्ड ऑन डीएनए, ठीक है। आरएनए वालों में ज़्यादा होता है, आरएनए में बेसिकली ज़्यादा होता है, डीएनए में इतना नहीं होता। और ये डिस्टिंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आरएनए बेस करते हैं वायरसेस पे और रिपीटेडली इवॉल्व होते हैं रेजिस्टेंस टू ड्रग। सही, आ जाते हैं जी आरएनए वायरसेस और डिजीजेस की तरफ। म्यूटेशन रेट्स इन आरएनए वायरसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज वायरसेस कॉज अ टेरेबल टॉल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेथ और डिजीजेस की वजह से। जो फ्लू हुआ, HIV हुआ फॉर एग्जाम्पल, और कॉज बाय वायरसेस विद आरएनए बेस्ड जीनोम्स, इसी की बेस पे होते हैं।
और इन पे मतलब ये वजह भी बन सकते हैं डेथ की, ठीक है। ओके, द हाई म्यूटेशन रेट मीन्स दैट दे कैन रैपिडली इवॉल्व रेजिस्टेंस टू न्यू ड्रग, रेजिस्टेंस शो करते हैं न्यू ड्रग्स की जानब। एनी गिवन पॉपुलेशन ऑफ दिस वायरस इज वेरी जेनेटिकली डाइवर्स, दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट, जाहिर बात है उनके लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट काम होगा टू डिवेलप वैक्सीन फॉर फ्लू का भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोविड-19 पे लगे हुए हैं, पता नहीं बनेगा नहीं, ठीक है। HIV का भी कोई वैक्सीन नहीं, परमानेंट क्योर नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल होगी, बिकॉज द इन्फ्लुएंजा वायरस जीनोम इज डाइवर्स, साइंटिस्ट मस्ट ऑफन कंबाइन वैक्सीन फॉर सेवरल वायरल स्ट्रेन्स, तो वो कम्बिनेशन कर देते हैं मुख्तलिफ वायरल वैक्सीन का, एंटीवायरस के लिए। एंड बिकॉज द फ्लू वायरस जीनोम्स चेंजेस कॉन्स्टेंटली, ये चेंज होता रहता है अपने उसको शेप या स्ट्रक्चर को या अपने फंक्शन को एक तरह से सीक्वेंस को चेंज करता रहता है, तो वैक्सीन्स आर effective that are effective during one flu season might be ineffective the next, क्योंकि उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसे सुना गया है, अब कंफर्म है नहीं, कंफर्म मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कि जैसे कहते हैं कि चाइना में जब कोविड-19 था तो उसने एक अलग रुख इख्तियार किया था, पाकिस्तान में आए तो अलग रुख इख्तियार किया, तो ये लोग कहते हैं कि वायरस में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो यही एग्जांपल, यही बात यहाँ पे बताएगी कि एक सीज़न में ऐसा होता है, दूसरे सीज़न में अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं, तो तभी उस पर मतलब मेडिकेशन वो असर नहीं करती। म्यूटेशन रेट्स हमारे पास जो होते हैं हाई रेट्स RNA में आ जाते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं इस बात को कि दैट दे इवॉल्व मोर रैपिडली एंड गुड रेजिस्टेंट, वही बात है कि ड्रग के लिए, ठीक है, क्योंकि रेडली ये बेस कर रहे होते हैं DNA वायरस से। एवरेज म्यूटेशन रेट्स जो है RNA में वायरस एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 100 टाइम्स हाई है देन DNA वायरसेस, और ये रेट जो है हाई है क्यों, क्योंकि DNA वायरसेस जो हैं उनमें सोफिस्टिकेटेड DNA रिपेयर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। दे लैक, उनमें नहीं होता सोफिस्टिकेटेड DNA रिपेयर मैकेनिज्म ह्यूमन या बाकी अदर एनिमल सेल्स में। एंजाइम्स जो कि होते हैं RNA वायरसेस में और पार्टिसिपेट करते हैं कॉपीइंग वायरल जीनोम्स, वो हमारे पास की रीज़न आ जाती है इसी डिफरेंस के लिए। These enzymes lack the built-in capabilities to recognize DNA damage that enzymes in most organisms have. और ये enzymes जो हैं वो उनमें ये नहीं होता, ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिकॉग्नाइज करे DNA की डैमेज को, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में enzymes पाए जाते हैं मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में। Effects of mutation on immune system, tumors or cancer, लास्ट टॉपिक है। The immune system and the development of cancer. In addition to fighting cancer against अगर मुकाबला करने की बात की जाए तो immune system appears to be actively involved in the development of most, if not all, cancer. A unifying feature is a long-term inflammation होती है, ठीक है, swelling, सोजिश होना। Inflammation is what happens when, वही पूरी स्टोरी वही है जो कि फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इम्यून सेल्स क्या होते हैं, सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को, प्रोटीन्स को इन रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट, मुकाबला करते हैं उस प्रॉब्लम के साथ, उस क्या कहते हैं उसको, एक ख़तरे के साथ, ठीक है। द थ्रेट कैन बी इन्वेडिंग माइक्रो, बैक्टीरिया हुआ, वायरस भी हुआ, कोई भी हो सकते हैं। इस कैन बी मच मोर सटल, ठीक है। वी नाउ नो दैट ओबेसिटी, मोटापा हुआ या स्ट्रेस, both trigger inflammatory response from the immune system. Inflammation can last for a long time, often many years, काफ़ी सालों तक भी ये चले जा सकता है। It is long-term activity that causes problem for normal cell. ज़ाहिर बात है काफ़ी ऐसा होता है तो नॉर्मल सेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसमें इसकी वजह से जो है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर हो जाता है, ठीक है। ओके, The inflammation seen in cancer is a good response that has gone bad. जैसे कि there are several different kinds of immune cells जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ आगे अभी नीचे डिस्कस भी करेंगे। Inflammation seen in cancer is actively being studied as possible cancer prevention या ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट टारगेट के तौर पे। ओके, अब इसको स्टार्ट लेते हैं क्लास। मैक्रोफेजेस एंड द टिश्यू रीमॉडलिंग। अब इसमें क्या है, मैक्रोफेजेस आर वाइट ब्लड सेल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर
डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स, ठीक है, और फॉरेन मटेरियल जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। फ्लड द एरिया अराउंड अ ट्यूमर, दे बिकम पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ट्यूमर, माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस सराउंडिंग द ट्यूमर आर रेफर्ड टू एज अ ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस, और इसी की वजह से उसको ये नाम भी दिया जा सकता है। एंड ऑफन प्ले अ रोल इन ट्यूमर ग्रोथ, ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, वजह इसकी को उसको कम करे, डिक्रीज करे, डिस्ट्रक्शन हो ट्यूमर की तो वो इंक्रीज होने लग जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, इसी की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि प्रोमोट करती है प्रोलिफरेशन ऑफ द कैंसर। एक चीज़ की कम होने की बजाय उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जो कि प्रोमोट करता है प्रोलिफरेशन को ऑफ द कैंसर, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मीन्स टू इंक्रीज समथिंग, यानी उसके सेल में नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, किसी चीज़ की नंबरिंग में ज़्यादा होना एक चीज़ का। ब्लड वेसल ग्रोथ, सेल कैंसर सेल इन्वेजन, स्प्रेड टू डिस्टेंट लोकेशंस हो जाता है, रेजिस्टेंट टू कैंसर ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाती, ठीक है, इवन की कीमोथेरेपी भी। सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, इनका भी रोल होता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स हैं विच यूजुअली अटैक द माइक्रोब्स पे अटैक करते हैं, कैन बी हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट करते हैं इन्फ्लेमेशन को और प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को जो कि स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो ऑब्वियसली इंक्लूडिंग ट्यूमर नेक्रोसिस भी है, फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ठीक है। रेसिडेंट मोनोसाइट्स नॉर्मली रिस्पॉन्ड करते हैं वायरसेस को और इन्वॉल्व होती हैं टिश्यू रिमॉडलिंग में। एंजियोजेनेसिस एंड कोलेजन प्रोडक्शन भी। IMS इज इन पर्टिकुलर आर एसोसिएटेड विद मैनी कैंसर, और ये बहुत सारे जो कि जितने भी मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास कैंसर की टाइप्स आ जाती हैं उन सब में इसका एक लिंक है, एसोसिएट कर रहे हैं उनसे। द वे ऑफ मैक्रोफेजेस एट द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट कैन वेरी, मुख्तलिफ होता है, डिपेंड करता है उस पर। मैक्रोफेजेस दैट आर नॉट असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर आर क्लासिफाइड एज M1 का नाम दिया गया है, एंड दोज मैक्रोफेजेस दैट आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट असिस्ट द ट्यूमर, ठीक है, जो कि असिस्ट करते हैं ट्यूमर ग्रोथ को, उसको M2 मैक्रोफेज कहा जाता है। What induces the change from M1 to M2 is currently unknown. बेसिक रीज़न का पता किसी को भी नहीं है कि इसमें चेंजेस क्यों आए हैं। अच्छा, टिपिकली मैक्रोफेजेस सराउंडिंग द न्यूली डेवलपिंग ट्यूमर आर M1 एंड स्टिल वर्किंग नॉर्मली टू अटैक द ट्यूमर। ऐसा ट्यूमर प्रोग्रेसिव जैसे जैसे वो उसका साइज इंक्रीज कर रहा होता है तो ज़्यादा M2 मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोमोट करते हैं प्रो ट्यूमर एक्टिविटीज़ को, जैसे कि एंजियोजेनेसिस है, ठीक है, मेटास्टेसिस है। TAMS कैन ऑल्सो प्रोमोट लोकल इम्यूनो सप्रेशन, उसको भी प्रोमोट कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट प्रिवेंट होते हैं अदर सेल, इम्यून सेल जो कि अटैक करते हैं ट्यूमर पे, और इस तरीके से जो है कैंसर जो है वो मतलब एक परवरिश पा लेते हैं। बोन मैरो डिराइव्ड सप्रेसर सेल्स हमारे पास आ जाता है। ये क्या है? सप्रेसर सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं इम्यून सिस्टम को। नॉर्मली फंक्शनिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो वी नीड दी सेल्स टू रिड्यूस और स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम को रोके, ठीक है, या कम करे या रोके। वंस अ थ्रेट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, जब तक खतरे को ख़त्म नहीं कर दिया गया तब तक उसको रोक सप्रेस कर दे या रिड्यूस कर दे उसके काम को। दे वर्क टू सप्रेस टी सेल रिस्पॉन्सेज को सप्रेस कर देते हैं या और रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स साइटोकाइन्स बाय मैक्रोफेजेस। इन कैंसर या बाकी बीमारियों में अगर देखा गया हो तो ये सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्टिंग ऐसा वे जैसे वो कर रहे थे वो नहीं करते, ठीक है, मतलब जिस तरह से इनका रोल होता है जस्ट वो नहीं करते, बल्कि दे कैन ब्लॉक इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अ कैंसर सेल। कैंसर सेल के अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी सिस्टम को रोक देते हैं, उनको काम नहीं करने देते। अच्छा, इन्फ्लेमेशन एंड कैंसर क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी रिस्पॉन्स पोटेंशियली हार्मफुल इवेंट्स के लिए, जो हम लोगों ने स्टार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा,
थ्रेट के लिए जो है, हार्मफुल इवेंट्स के लिए जो है, तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, नेसेसरी प्रोसेस है जो कि रिक्रूटिंग सेल है मॉलिक्यूल्स of the host immune system to the site of the injury. The recruited cells and the molecules along with the resident cell remove damaged, the जो dead होता है, ठीक है, damaged and dead necrotic cell और tissue को remove करते हैं. They work to eliminate the cause of the irritation, whether it is a chemical foreign object की वजह से हुआ, invasive organism भी जो भी उसको remove करते हैं, ठीक है, उसको eliminate करते हैं. The immune cells begin the process of repairing the cells and tissue in the area. और दोबारा से हम कहते हैं ना कि एक जगह थी ख़राब होगी स्किन, दोबारा से वो रिपेयर और वो एरिया ठीक होने लगते हैं. इन्फ्लेमेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इम्यून रिस्पॉन्स है हमारे पास, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, जो कि एसेंशियल है सर्वाइव के लिए, हेल्थ के लिए, जिंदा रहने के लिए. साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमारे पास आ जाते हैं. एक्यूट इन्फ्लेमेशन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन बैक इन फर्स्ट सेंचुरी में इसको डिस्क्राइब किया गया था. ऑब्जर्वेबल फिजिकल रिस्पॉन्स है, इसमें 4 साइंस हमारे पास आ जाते हैं जिनको डिस्क्राइब किया था रोमन ने. सेल्सियस, ये देखिए ज़रा क्लास, ये हमारे पास है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन. अब स्किन पे, बॉडी में कहीं भी हो जाती है इस किस्म की. ये हमारे पास बेसिकली जो एक थ्रेट आ जाते हैं, ये कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, कोई भी किसी भी वजह से, बैक्टीरिया जो भी, तो हमारा बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स, पोटेंशियली जो उसका रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसकी वो जो मतलब रिस्पॉन्स होता है वो इस शक्ल में होता है, ठीक है. इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना, जलन, इसकी फिर हमारे पास सिम्टम रेडनेस होती है, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये आप लोग को भी पता है, ये होती है. सेंचुरीज लेटर अगर देखें, वी नाउ नो दैट देयर इज अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, वन दैट डजंट डिस्प्ले दीज फिजिकल सिम्टम्स. अगर सेंचुरीज लेटर हम देखें ना, तो इस किस्म के फिजिकल सिम्टम्स नहीं देखे जाते या नहीं सामने आते, एंड विच लाइकली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मैनी डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स. और जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं, ठीक है, इन डिजीज़ की वजह से. दिस फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रेफर टू क्रॉनिक, सवेयर है ये, ठीक है. इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कैंसर. जब क्रॉनिक है तो कैंसर की तरफ लीड आउट कर सकता है, contributing to at least 15% of all solid tumors. वही बात. How can inflammation be harmful? अब इन्फ्लेमेशन कैसे हार्मफुल हो सकता है, ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है. इसको देखते हैं कि कैसे हो सकता है. इम्यूनिटी सिस्टम वर्क टू अटैक एंड एलिमिनेट फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या इन्वेडर्स हुए, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया. बट दिस डिफेंस मैकेनिज्म, अगर ये कंट्रोल ना हुआ तो ये हार्मफुल हो सकते हैं. इन पर्टिकुलर, इन्फ्लेमेशन कैन बिकम हार्मफुल टू एन इंडिविजुअल व्हेन द प्रोसेस इज प्रोलॉन्ग्ड. इन्फ्लेमेशन ज़्यादा अरसे के लिए रही तब फिर हार्मफुल होगा. नॉर्मल जो है ज़ख़म हुए या इन्फ्लेमेशन हुई, ज़ख़म की हीलिंग हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, तो सेलुलर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होती है वो नीडेड होती है, वो उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है. यानी वो उस एरिया को सब साइड जो मतलब जो एरिया होती है डैमेज, उसको रिपेयर करें, ठीक है, जब इंजरी वगैरह ख़त्म हो जाती है. बट इफ़ द प्रोसेस सस्टेन फॉर सेवरल ईयर्स, कहानी अगर लंबी होगी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उनमें ये देखा गया है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज हुआ तो इंडिविजुअल का रिस्क भी बढ़ जाता है कैंसर के लिए. एज विथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर, इन्फ्लेमेशन का रोल जो है इन कैंसर इन्वॉल्व्स नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि रॉन्ग वे में चला जाता है. समथिंग दैट शुड बी ओवर क्विकली अकर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम कह सकते हैं, या इनअप्रोप्रिएट टाइम में. प्राइमरी वे दैट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉजेज कैंसर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स जो कि डैमेज करते हैं सेल्स को. इट इज़ सिमिलर टू द एक्सीडेंटल, अगर हम देखें, डैमेज कॉज्ड व्हेन वेपन गो एस्ट्रे. दीज केमिकल्स कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है, ROS भी इनको कहा जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज NOSP, जो कि यूज़ की जाते हैं सेल की जानिब से इम्यून सिस्टम के. न्यूक्लियोट्स, फेगोसाइट्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, एज ए डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ROS जो है और NOS जो है वो दे कॉज DNA डैमेज और वो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं. अगर तो अटैक कर लिया अपने ही सेल पे इन्होंने, तो फिर परमानेंट DNA
चेंज हो जाते हैं, म्यूटेशन अकर हो जाती है। इम्यून सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स को, साइटोकाइन्स डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स हो जाते हैं जिसको डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हुए वो, और बाकी मेडिएटर्स फॉर सेल किलिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन्स, ये दोनों भी इसमें आते हैं सेल को किल करने के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे अपनी ही खुद पे अटैक करता है, ठीक है, अपने ही सेल को मतलब ख़त्म करने के पे लग जाता है। सो क्लास ये हमारे पास RNA DNA की लंबी कहानी और लंबा चैप्टर जो है वो कवर हो गया आज, ठीक है। हार्डली मैंने 1 आवर एंड 30 मिनट्स में कवर करवा दिया है। अब मेरी बात सुने समर एंड सबा, इस लेक्चर को सुने, अब ये टू द पॉइंट, और ये जो जितनी स्टोरी लिखी हुई है उसको एज इट इज़ आप लोगों ने समझें, लेकिन मतलब प्रिपरेशन के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये बायो है टोटली, तो हम बायो को बायो की तरह लेके जाएंगे, सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी की जितनी चीज़ें हैं वो मैं डिटेल में करवा रही हूँ। तो बेसिक आप लोग को आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, कौन सी चीज़ किसको कहते हैं, कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, स्टॉप कोडॉन क्या होता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसमें इस लेक्चर में भी जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आ रही हो तो काइंडली मुझसे मैसेज पे या व्हाट्सएप पे या पेज पे लिख के तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि लेंथी चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा, और लाइट भी नहीं थी तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।